राजधर्म के पहले हिस्से में मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी के 8वें कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी, ये अब आपको इस सेगमेंट में समझाऊंगी। लेकिन पहले आपको बीजेपी के उस 8वें उम्मीदवार के बारे में बताती हूं जिसके लिए बीजेपी ने अखिलेश की साइकिल की हवा निकाल दी। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 में से 7 सीटों पर तो बीजेपी की जीत बड़ी आसान थी और तय थी। इसके बाद भी बीजेपी के 29 वोट बच रहे थे जो बेकार चले जाते। ऐसे में बीजेपी ने बड़ा रिस्क लिया। 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए 8 अतिरिक्त वोट की जरूरत थी और ऐसे में बीजेपी ने संजय सेठ पर दाव लगाया, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने से पहले संजय सेठ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे जो राज्यसभा से सांसद और समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुलायम और अखिलेश के करीबी रह चुके हैं। वो समाजवादी पार्टी के विधायकों के टच में थे जिसके जरिए समाजवादी पार्टी में सेंध लगाई गई और संजय सेठ बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। कि हमें तो नहीं मालूम कि उन्होंने किसको वोट दिया है। वो तो शाम को 5 बजे के बाद जब मैच पेटी खुलेगी तब पता चलेगा। कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है। आप तो अभी पता कैसे चला? हमने तो नहीं देखा उस वोटों को। ना, वो तो हम पहले दिन से मुस्कुरा रहे हैं, पूरी तरीके से जीत रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी का 8वां कैंडिडेट चुनाव जीत गया तो फिर समाजवादी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार हारेगा? तो आपको यह भी समझा देती हूं। समाजवादी पार्टी के इस बार 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे। इनमें से जया बच्चन है, आलोक रंजन है जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, अखिलेश यादव के खास सलाहकार हैं और समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार भी हैं। जया बच्चन बॉलीवुड एक्ट्रेस है, डिंपल यादव की बेहद करीबी हैं और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की महिला चेहरा रह चुकी हैं। और एक नाम है, वो दलित चेहरे हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी रामजी लाल सुमन, जिनका नाम पल्लवी पटेल ने भी लिया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। रामजी सुमन जहां पार्टी के लिए एक दलित चेहरा है, मुलायम सिंह के करीबी हैं, तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की महिला चेहरा हैं। तो ये वो 3 उम्मीदवार हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए। अब बात आती है अखिलेश यादव के करीबी इनमें से कौन है जो पीछे रह सकता है, यानी जिसका हारना तय है। यह तो तय है कि समाजवादी पार्टी के 3 में से एक उम्मीदवार की हार तय है। सवाल यह है कि इतना आसान ही था तो इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे की गई और योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से समीकरण बैठाया, चक्रव्यूह रचा। इसमें अखिलेश यादव की साइकिल बुरी तरह फंस गई। चुनाव के दौरान सीएम योगी ने पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में रखा। सबसे भरोसेमंद मंत्री सुरेश खन्ना को पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर बेहद करीब से नजर रखने के लिए एक बागी विधायकों पर 2-2 एमएलए की तैनाती की गई थी। मुख्यमंत्री खुद मिनट टू मिनट सबसे संपर्क में बने हुए थे। इसके साथ ही रायबरेली और अमेठी के विधायकों पर खास तौर पर नजर बनाए रखी गई थी। तो ये तो योगी आदित्यनाथ का मैनेजमेंट था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी। सर, ऑपरेशन साइकिल आप लोगों ने आज फिर से यहाँ पे कर दिया, ऑपरेशन लोटस भी हो गया। 8 से ज्यादा लगभग माना जा रहा है कि क्रॉस वोट हुए समाजवादी पार्टी के। देखिए, लोग अपनी आत्मा की आवाज पे वोट दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है? बताया जा रहा है कि इस भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी रही है। नहीं, ऐसा है, सभी लोग पूरा देश मोदीमय हो रहा है। पूरा देश चाहता है कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, बाहुबल का इस्तेमाल किया है आप लोगों ने। जो चुनाव लूज करता है उसे कुछ न कुछ तो कहना ही है। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, जो वो आरोप लगा रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं। और लोग भी आप लोग के संपर्क में हैं? कुछ बताया जा रहा है सारे विधायकों ने आपसे भी मुलाकात की थी। लोग आत्मा की आवाज पे वोट दे रहे हैं और यही सही है। तो इस बात को भी अंतरात्मा पर डाल दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में यह फूट पड़ी कैसे,
क्यों अखिलेश यादव अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए? कांग्रेस से तो सपा का गठबंधन हो गया, लेकिन पार्टी के विधायक ही टूट गए। तो इसकी बड़ी वजह अखिलेश यादव से विधायकों की नाराजगी बताई जा रही है। कई विधायकों का कहना यह है कि उम्मीदवार तय करने से पहले उनकी राय नहीं ली गई, उनकी सहमति नहीं ली गई। कई विधायक जया बच्चन को उम्मीदवार बनाने से सहमत नहीं थे, वो इस बात से नाराज थे। पल्लवी पटेल का पुराना बयान मैं आपको याद दिलाऊं तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो उम्मीदवार तय किए गए हैं वो पीटीए को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश भी नहीं की गई। बड़ी बात तो ये है, राम मंदिर पर पार्टी के रुख को लेकर कांग्रेस के साथ साथ अलायंस को भी लेकर एमएलएस काफी खफा नजर आए थे। समाजवादी पार्टी अपना कुनबा एकजुट करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन वोटिंग के बीच बीजेपी को टारगेट कर रही है। शिवपाल यादव ने तो सीधे सीधे बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का ही आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हो रहे राज्यसभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार की जीत कैसे तय होती है, ये आपको समझाती हूं। कम से कम 37 वोट चाहिए होते हैं। आपको बता देते हैं ये 37 का जादुई आंकड़ा, इसका गणित क्या है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें विधायकों के निधन और 1 सीट विधायक के अयोग्य घोषित होने की वजह से खाली है। ऐसे में मौजूदा समय में 399 सिटिंग एमएलए हैं। 399 में से 3 विधायक जेल में हैं जो वोटिंग का हिस्सा नहीं है। ऐसे में विधायकों की संख्या 396 हो गई जो मतदान में हिस्सा लेंगे। 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट मैदान में हैं और इसमें बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं। राज्यसभा में न्यूनतम वोट तय करने का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक कुल विधायकों की संख्या में कुल खाली सीटों की संख्या से 1 जोड़कर डिवाइड किया जाता है। इसके बाद जो परिणाम आता है उसमें 1 जोड़कर मिनिमम कोरम तैयार किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो यहां 396 विधायक हैं जो चुनाव में वोट करेंगे। अगर उसमें राज्यसभा की खाली 10 सीट में से 1 जोड़कर 11 से इसे भाग देते हैं तो 36 का आंकड़ा निकल कर आता है। इसमें बाद में 1 जोड़ने पर जो संख्या बनी वो बनी 37 की। यानी चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अगर 37 सीटें मिल जाती हैं तो वो चुनाव जीत पाएंगे। मतलब ये कि अगर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव जीतना है तो वही जीत सकता है जिसके पास कम से कम 37 वोट हो। अब आपको समझाते हैं कि बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार कैसे चुनाव जीत सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो कि दिखाई दे रहा है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव में जैसे ही आपको पता है कि 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे तो वहीं समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोट चाहिए, यानी बीजेपी को कुल 37 गुना करना होगा। मतलब ये कि कुल 296 वोट चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 गुना 37 करने पर 111 वोट की जरूरत होती है। बीजेपी के पास अभी 288 वोट हैं, जबकि अखिलेश यादव के पक्ष में 108 वोट हैं। अगर समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने पक्का क्रॉस वोटिंग कर दी है, जो कि होता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के वोटों की संख्या बढ़कर 296 हो जाएगी और अखिलेश के उम्मीदवार के पक्ष में केवल 100 वोट ही रह जाएंगे। यानी बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत पाएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के 3 में से 2 उम्मीदवार ही जीत पाएंगे। अब विधायकों के लिए स्पष्ट निर्देश होता है कि यदि मतपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं या अंगूठे का निशान लगाते हैं तो उनकी सीट पूरी तरह से बेकार चली जाएगी। राज्यसभा चुनाव के मतपत्र में विधायकों को उसके आवंटित प्रत्याशी के समक्ष केवल एक ही बड़ी लाइन खींचनी होती है, किसी भी दूसरे खाने को छूना तक नहीं होता है। मतपत्र में अपने पेन से वोट नहीं देना होता है, बल्कि पीठासीन के द्वारा दिए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद सभी विधायकों को अपना मत पोलिंग एजेंट को दिखाना होता है। ये तो बात हुई गणित की, लेकिन केवल बात उत्तर प्रदेश की नहीं होगी। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का भी नाम है और यहां आज 1 सीट के लिए मतदान हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने यहां अपने अपने उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव से पहले संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की जीत तो सुनिश्चित थी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, जिनमें से 40
कांग्रेस पार्टी की है, सरकार उनकी है। बीजेपी के 25 विधायक हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। राज्यसभा में जीत के लिए जादुई आंकड़ा ऐसे में 35 का बनता है। नंबर गेम पक्ष में होने के बाद भी कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है और सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। इन सभी विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता तो शाम 5 बजे के बाद ही चल पाएगा। शाम 5 बजे से जब वोटों की गिनती शुरू होगी नतीजा सामने आ जाएगा। बीजेपी की जीत के लिए 7 वोट की जरूरत है, जबकि अगर पार्टी के पास कितने विधायक हैं यानी कि 3 निर्दलीय विधायकों को और अगर इसमें समर्थन के लिए जोड़ देते हैं तो 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग तो बीजेपी ऐसे में ये जीत तय कर सकती है। 25 उनके 3 निर्दलीय और यहां कांग्रेस से अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो बीजेपी की जीत निश्चित है। फोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाना नहीं चाहते और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजोरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं? और 25 विधायक थे और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे कांग्रेस जीती हुई बाजी हार रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस में अंदरूनी कलह को बताया जा रहा है। इसके साथ ही हर्ष महाजन को लेकर प्रतिभा गुट का सॉफ्ट कॉर्नर भी बड़ी वजह है। बाहरी बनाम स्थानीय उम्मीदवार का भी बीजेपी उम्मीदवार को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव में वरीयता क्रम के आधार पर भी वोटिंग होती है, यानी कि प्रेफरेंशियल वोट भी होता है। मतलब जैसे कि आम चुनाव में होता है वैसा नहीं, क्योंकि इसमें जो वोटर्स होते हैं उन्हें अपनी वरीयता बतानी होती है। आपको ये सब एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं। मान लीजिए कि चुनाव में 3 कैंडिडेट है, ए, बी और सी। इसमें अब आप देखिए वरीयता कैसे तय होती है। पहली वरीयता में किसी को बहुमत अगर नहीं दी गई है तो फिर दूसरी वरीयता में कैंडिडेट ए की जीत होती है और तीसरी वरीयता में जानने की ही यानी कि इसमें घुसने की ही जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से प्रायोरिटी वोट यानी कि प्रेफरेंशियल वोट तैयार किया जाता है। यह तो बात हुई हिमाचल प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की, लेकिन नतीजा क्या होगा, कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है, कौन कौन उम्मीदवार जीते हैं और हिमाचल प्रदेश में क्या ये सुखू के तख्ता पलट की भी खबर है, ये सब तय होगा जब 5 बजे से मतों की गणना शुरू होगी।